नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर बांग्लादेश से निकल के आ रही है। बांग्लादेश की सरकार में बहुत ही इम्पोर्टेंट पद पर काबिज एक व्यक्ति महफूज आलम है जिनका नाम। उन्होंने कल एक फेसबुक में पोस्ट डाला। उस पोस्ट में बांग्लादेश का नया मैप दिखाया गया और उसमें भारत के कई राज्यों के इलाके सम्मिलित कर दिए गए। इस पर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश को ये हिदायत दी कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की कगार पे है? क्या बांग्लादेश की सारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हम इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी और नेशनल इश्यूज पर वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन में एक फेसबुक पोस्ट दिख रही होगी। यही फेसबुक पोस्ट महफूज आलम द्वारा पोस्ट करी गई। अब इस पोस्ट में आप देखिए, आपको जो बांग्लादेश का मैप दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा हो। रीजन क्या है इसका? इसमें वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके, इसमें त्रिपुरा के कुछ इलाके, इसमें आसाम के कुछ इलाके सम्मिलित कर दिए गए। अब इसमें लिखा तो पूरा बांग्ला में है, लेकिन इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि आओ और बड़ा बांग्लादेश हम लोग बनाएं। ठीक। अब जरा आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो भारत का चिकन कॉरिडोर उन्होंने बांग्लादेश में शामिल कर लिया। ठीक। अभी बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। ठीक। अब देखिए, मैप जाहिर करने से, मैप नया ले आने से, मैप नया पोस्ट कर देने से ग्राउंड रियलिटीज चेंज नहीं होती। पर है क्या, कोई और व्यक्ति होता ना, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इंडिया कमेंट भी नहीं करता। पर ये व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वहां की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है। इससे आपको ये पता लगता है कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स कितना है। अब जरा सी इस बात को समझ लेते हैं कि इंडिया ने इस पे क्या किया। देखिए, इंडिया ने इस पूरी पोस्ट के बाद अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। इंडिया ऑफिशियल वे से गया और इंडिया ने बांग्लादेश को ये हिदायत दी कि बी माइंडफुल ऑफ पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक में आप क्या बोलते हैं इस पे ध्यान रखिए, तो समझकर बोलिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट भारत और बांग्लादेश रिलेशंस पे पड़ सकता है। आगे डिटेल में बात करते हैं, कौन है महफूज आलम। देखिए, महफूज आलम बांग्लादेश सरकार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। महफूज आलम अपने भड़काऊ भाषणों के लिए बहुत प्रचलित है। ठीक। अब थोड़ा सा मुद्दा समझिए। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति समझ लेते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस सीधा यूएसए से आए और बांग्लादेश में इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बन गए। यही करता धरता है आज की डेट में बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश में बहुत सारे स्टेक होल्डर है, जैसे बीएनपी, जमात, इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट को बड़ा करने में स्टूडेंट्स की काफी मदद करी। अब चीफ एडवाइजर बन गए ये जो है, इनको पूरा सपोर्ट हासिल है जो बाइडेन का। आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया से वो लोग मिल रहे हैं। ये पोस्ट पूरी वायरल हो गई थी, सही, क्योंकि बांग्लादेश और अमेरिका की कुछ अच्छी नहीं बनती थी शेख हसीना के टाइम पे, पर यूनिस के आते ही इतनी नजदीकी। इसका रीजन ये है क्योंकि यूनिस जो है वो क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति। अच्छा, क्लिंटन फाउंडेशन जो सामने से, फ्रंट से जो उसका फेस है, फ्रंट फेस जो दुनिया के लिए, वो ये है कि ये तो बिल क्लिंटन की फाउंडेशन है और डेमोक्रेसी दुनिया में लाने में मदद करती है और भी अन्य कामों में मदद करती है। पर एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये सीआईए का एक आर्म है। तो सीआईए क्या करता है, देशों में गवर्नमेंट टॉपल कर देता है जहां जहां यूएस फेवर्ड गवर्नमेंट नहीं होती। ये इनका एक मेन काम है। तो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव है। अब वहां उनको स्टेज में बुलाया गया अवार्ड देने के लिए। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, राइट तरफ बिल क्लिंटन है, बीच में मोहम्मद यूनिस है और 3 लोग और स्टेज में खड़े। अब हुआ क्या, जब इन्हें अवार्ड दिया तो बाकायदा इनने 3 लोगों को स्टेज में बुलाया और ये कहा कि जो लेफ्ट में व्यक्ति है ना, मोहम्मद यूनिस, ये जो लेफ्ट में है महफूज आलम, ये व्यक्ति मास्टरमाइंड था इस पूरे प्रोटेस्ट का। तो मोहम्मद यूनिस ने कहा कि आप कभी इसका भाषण सुनिए, आपके अंदर एक रिवॉल्यूशन की लहर दौड़ पड़ी। तो ये व्यक्ति है महफूज आलम। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पोस्ट कर दिया तो भारत सरकार इसको इग्नोर कर दे। अच्छा, जब भारत सरकार के सेक्रेटरी ने इस पर अपने कमेंट्स दिए तो उन्होंने ये भी कहा
कि हम सपोर्ट करते हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। अच्छा, हम बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, हमें कोई मतलब ही नहीं है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा क्या है मतलब जो इंडिया को चाहिए हो। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आप शांति से रहो ताकि पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे। लेकिन हो क्या रहा है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स और एंटी इंडिया भाषण रोज बांग्लादेश से निकलते हैं। अच्छा, इसका रीजन भी है। एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई एक्टिव है तो, और जो सत्ता संभाले हुए लोग हैं वो एंटी इंडिया है। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, शेख हसीना के जाने से पहले बांग्लादेश आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज ले चुका है। अब बिल्कुल देखिए, इसीलिए मैंने कहा था ये बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे। अब हो सकता था शेख हसीना रहती तो बांग्लादेश कम से कम प्रोग्रेस तो कर रहा था, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रही थी। अब क्या हुआ है, जब से ये सत्ता में आए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे घट गए। वहां की टेक्सटाइल मार्केट जो है वो काफी प्रचलित थी, वहां से ऑर्डर घूम के चाइना, सूरत, इंडिया, गुड़गांव, इधर तमिलनाडु यहाँ चले गए, तो उनका टेक्सटाइल सेक्टर भी अब धीरे धीरे डी ग्रोथ की तरफ है। इकोनॉमी तो स्टैंड स्टिल में है ही, क्योंकि रोज ही प्रोटेस्ट चल रहे, तो बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बांग्लादेश फेस कर रहा है। अब जब भी कोई देश इंटरनल क्राइसिस फेस करता है तो वहां जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं ना, वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बाहरी शक्तियों से हमें लड़ना है ताकि देश में उनकी सत्ता बनी रहे। ये अक्सर लोग करते हैं। ठीक, अब ये भी इन्हें भी डिक्टेटर ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, ये इम्प्लांटेड गवर्नमेंट है। तो अब क्या हो रहा है, इनका तिकंजा बांग्लादेश में ढीला होता जा रहा है, क्योंकि बीएनपी, जमात ये बोल रहे हैं आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे जल्दी। अब यूनिस ने ये बोल दिया हम इलेक्शन कराएंगे 2025 में। देख रहे हो ये कितना डिले। तो तब तक ये चाहते हैं कि इनका एजेंडा, इनकी सोच बांग्लादेश में लोगों को पता लग जाए, और वो एंटी इंडिया बातें करके क्या कर रहे हैं, पूरे बांग्लादेश को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए। अच्छा, अब आप महफूज आलम के कुछ विचार सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अब इनका एक कोट है, ये इन्हीं का कोट है जो इन्होंने बोला था कि भारत से सच्ची आजादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 और 2024 का बांग्लादेश 2024 के इवेंट को दोहराना हो। अभी 1975 में क्या हुआ, 2024 में तो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, 75 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। अब आप देखिए, ये बांग्लादेश के फादर हैं और इनका ये हाल है, मतलब इनकी हत्या को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये कैसा व्यक्ति है। अच्छा, इनकी निकटता पाकिस्तान के साथ बहुत है। अब धीरे धीरे जब से यूनिस की सरकार आई है ना, इनकी पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ती जा रही। ये देखिए, ये है महफूज आलम। महफूज आलम इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर इन टॉपलिंग द शेख हसीना गवर्नमेंट, और ये अब चीफ एडवाइजर का स्पेशल असिस्टेंट है। तो समझ रहे आप कितनी क्लोजली ये गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। ये देखिए, अब अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लीडर्स मिले और उन्होंने ये कहा कि 1971 के सारे इश्यूज को दरकिनार करते हुए हम आपस में ट्रेड करेंगे। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की निकटता बढ़ती जा रही। हालांकि इससे भारत को कोई इतना इशू नहीं है, भाई आप तरक्की कर, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप पाकिस्तान की राह पे चल रहे। और अभी कुछ दिनों में क्या होगा, जैसे ही वहां सरकार इलेक्ट होके आएगी, भाई उसे पहले बेल आउट पैकेज चाहिए होगा आईएमएफ से। सही, बांग्लादेश को इंडिया के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वरना तो बांग्लादेश दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और एक और प्रॉब्लम है, आप तीनों तरफ से एक देश की बॉर्डर से घिरे हुए जो आपसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब आप उसे रोज प्रोवोक कर रहे हो, कितना इशू है। देखो, हम चाइना से डील करते हैं, कितना सोच समझ के डील करते हैं। हम जिससे भी डील करते हैं कितना सोच समझ के डील करते हैं। नेपाल को ही देख लो आप, वो इंडिया और चाइना से कितना सोच समझ के डील करता है, पर बांग्लादेश को अभी ये बात ही समझ में नहीं आ रही। अब होगा क्या, इससे इससे मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होंगे, और जितने ज्यादा इशू क्रिएट होंगे उतना बांग्लादेश के लिए आगे मुसीबत बढ़ेगी। पर ये बांग्लादेश बात ही नहीं समझ रहा, ये बिल्कुल उसी राह पे जिस पे पाकिस्तान था। अब आज देख लो पाकिस्तान का क्या हाल है। अब बांग्लादेश अभी तक ठीक राह पे था, वहां की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, सब बढ़िया हो रहा था, पर वही अब बैक टू पवेलियन उनकी स्थिति है, वही स्थिति हो गई जो 1971 में। तो ये काफी खराब रास्तों में बांग्लादेश निकल चुका है। अच्छा, अब इंडिया इसमें क्या करे, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। देखिए, इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। कई एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि भारत को सॉफ्ट लाइन लेनी चाहिए, हमको देखना चाहिए कि बांग्लादेश में कैसे हालात बन रहे हैं, क्या आगे हो रहा है,
और कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें हार्ड लाइनर वाली लाइन लेनी चाहिए, हमें बॉर्डर के आसपास आर्मी का मूवमेंट बढ़ाना चाहिए और भी तरीकों से हमें बांग्लादेश में एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बढ़ने से रोकना चाहिए। अच्छा, मेरा इसमें ये मानना है, हमारा इसमें ये मानना है कि हमें ना हार्ड लाइन लेनी चाहिए ना सॉफ्ट लाइन, हमें एक मिडिल पाथ लेना चाहिए। हमें इनडायरेक्टली बांग्लादेश के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, जैसे कि हमने मालदीव्स में करा। भाई मालदीव्स में भी एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई, 6 महीने में मालदीव सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको देश का डेवलपमेंट करना है तो फंडिंग लगेगी, और फंडिंग कहाँ से आएगी? इंडिया से आएगी, सीधा गणित ही है। अच्छा, बांग्लादेश तो इंडिया पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में पावर इंडिया से जाती है, बांग्लादेश में इंपॉर्टेंट गुड्स इंडिया से जाते हैं। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो जो इतना दुनिया में प्रख्यात है, उसमें भाई रॉ मटेरियल ही इंडिया से जाता है। सूरत से आज रॉ मटेरियल जाना बंद हो जाए तो बांग्लादेश का तो टेक्सटाइल सेक्टर ही ना चले। और ये लोग ये बात समझ ही नहीं रहे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इकोनॉमी, भाई आप इकोनॉमी में ध्यान दो, अपने देश की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो? रोज प्रोटेस्ट करवा रहे हो, रोज एंटी इंडिया भाषण दे रहे हो, रोज अपने जनता को उकसा रहे हो। गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसका पाथ भी इथिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पाथ इथिकल नहीं है तो देखना इसके दूरगामी परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, जो पाकिस्तान ने भुगते हैं। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया, उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अपने देश में बढ़ाया, तो देखो आज उनका क्या हाल है। तो यही मैं बांग्लादेश को सलाह देना चाहूंगा कि अगर तरक्की का रास्ता शांति का रास्ता है, और शांति मिलकर सहयोग से प्राप्त की जाती है, और सहयोग से मिली शांति से इकोनॉमी डेवलप करती है, और जब इकोनॉमी डेवलप करती है ना तो प्रॉस्पेरिटी आती है। आज श्रीलंका को देख लो, आज नेपाल को देख लो, आज भूटान को देख लो, आज हमारे सारे नेबर्स को देख लो एक्सेप्ट पाकिस्तान, और आप उनको फॉलो करने के बजाय आप पाकिस्तान को फॉलो कर। तो इससे एक ही बात पता लगती है कि आप अपने पतन के रास्ते में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंडिया को भी प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करनी चाहिए। भाई इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर किसी दिन इंडिया का मूड बिगड़ा तो इंडिया तो बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही रोक देगा, फिर आप क्या करोगे? अभी तो ठंड है, ठीक है, आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, पर इस साल फिर गर्मी पड़ेगी, और हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कहाँ से लाओगे पावर सप्लाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बांग्लादेश पे डिपेंडेंट उतना नहीं है जितना बांग्लादेश इंडिया पर डिपेंडेंट है, और ये बात बांग्लादेश को समझनी चाहिए। हम यहाँ कोई ऐसा नहीं कह रहे कि बांग्लादेश इंडिया के प्रेशर में कुछ काम कर, आप इंटरनल पीस क्रिएट करिए, आप सत्ता में सबको भागीदारी दीजिए। और क्यों एंटी इंडिया एलिमेंट या कोई भी एंटी किसी बड़े कंट्री के बारे में कुछ बोलना ही क्यों, जब उससे सहयोग लेके आप काम कर सकते हैं। अपने बेनिफिट के लिए आप भी काम करिए, हम भी काम करेंगे। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल है कि 38 नेशनल गेम्स ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अभी इंडिया में, तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्रा, तमिलनाडु। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं करेक्ट आंसर को हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।